नमस्कार, आपका स्वागत है क्राइम वर्ल्ड हिंदी में। यहां हम लेकर आते हैं ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक क्राइम कहानियां जिनका हर मोड़ आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की कहानी है सुहागरात के बाद दुल्हन गायब, लेकिन कमरे में मिला एक खून से लिखा राज। आइए शुरू करते हैं। शाम ढल चुकी थी। पूरे शहर में शर्मा परिवार की शादी की चर्चा हो रही थी। शहर के जाने माने कारोबारी महेश शर्मा के इकलौते बेटे आदित्य की शादी सिया से हुई थी। शादी बेहद शाही अंदाज में हुई। सैकड़ों मेहमान, लाखों की सजावट और हर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रात करीब 11:30 बजे सभी रस्में पूरी हुईं। परिवार वालों ने मुस्कुराते हुए दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे तक छोड़ा। कमरा फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह यही कमरा पूरे शहर का सबसे बड़ा क्राइम सीन बनने वाला है। सुबह करीब 7 बजे आदित्य की मां पूजा की थाली लेकर बहू को जगाने पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें लगा दोनों सो रहे होंगे। उन्होंने दोबारा दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। कुछ ही देर में आदित्य ने अंदर से दरवाजा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। परिवार के लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में हर सामान अपनी जगह रखा था। बिस्तर पर सुहागरात की सजावट वैसी ही थी, लेकिन सिया वहां नहीं थी। कमरे की खिड़कियां अंदर से बंद थीं। बालकनी का दरवाजा भी लॉक था। मुख्य दरवाजा पूरी रात अंदर से बंद रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिया हवा में गायब हो गई हो। तभी आदित्य की मां की नजर दीवार पर पड़ी। सफेद दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सच छिप नहीं सकता। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर कबीर राठौड़ ने पूरे कमरे को सील कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कमरे की बारीकी से जांच शुरू की। दीवार पर लिखा खून अभी पूरी तरह सूखा नहीं था। फोरेंसिक टीम ने नमूना लिया। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। दीवार पर लिखा खून सिया का नहीं था, वह किसी पुरुष का खून था। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर वह खून किसका था? इसी बीच फोरेंसिक टीम को बिस्तर के नीचे से एक टूटी हुई सोने की चेन मिली। चेन पर ताजा खून के छोटे छोटे निशान लगे हुए थे। आदित्य ने चेन देखते ही कहा, यह मेरी नहीं है और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कमरे के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन संघर्ष का एक भी निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सिया अपनी मर्जी से कमरे से गई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था, अगर दरवाजा पूरी रात अंदर से बंद था तो सिया बाहर कैसे निकली? इंस्पेक्टर कबीर ने होटल के सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग मंगवाई। रात 12 बजे तक सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन रात 12:18 पर अचानक पूरे होटल के सीसीटीवी ठीक 7 मिनट के लिए बंद हो गए। 7 मिनट बाद कैमरे दोबारा चालू हुए, लेकिन उन 7 मिनटों में क्या हुआ इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उसी समय फोरेंसिक टीम ने कमरे के फर्श पर एक बहुत हल्का जूते का निशान देखा। वह निशान आदित्य के जूतों से मेल नहीं खाता था। मतलब सुहागरात के कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी लगभग तय थी, और यही सुराग पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। इंस्पेक्टर कबीर ने सबसे पहले होटल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। रिसेप्शन, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और कैटरिंग स्टाफ, हर किसी से एक ही सवाल पूछा गया, क्या रात में किसी अनजान व्यक्ति को इस फ्लोर पर देखा गया था? ज्यादातर लोगों का जवाब एक जैसा था, नहीं। लेकिन होटल के एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे मामले को उलझा दिया। उसने बताया कि रात करीब 12 बजे उसने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने एक महिला को पीछे वाले कॉरिडोर की तरफ जाते देखा था। उसे लगा कि शायद वह किसी रस्म के लिए जा रही होगी, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। जब उससे पूछा गया कि क्या वह सिया थी, तो उसने सिर हिलाते हुए कहा, चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, मैं पहचान नहीं पाया।
पुलिस ने तुरंत उस कॉरिडोर के कैमरे की फुटेज निकाली, लेकिन वही कैमरा भी ठीक उन्हीं 7 मिनटों के दौरान बंद था। अब यह साफ हो चुका था कि किसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर सीसीटीवी बंद करवाए थे। इसी बीच फोरेंसिक रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा भी आ गया। दीवार पर लिखा गया खून आदित्य का भी नहीं था, यानी कमरे में किसी तीसरे आदमी का खून मौजूद था। लेकिन वह आदमी कौन था? इंस्पेक्टर कबीर ने सिया का मोबाइल ट्रैक करना शुरू किया। मोबाइल शादी वाले होटल में ही आखिरी बार एक्टिव मिला था। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। जब पुलिस ने सिया का बैग खोला तो उसमें उसके सारे गहने, पैसे और पहचान पत्र मौजूद थे। अगर वह अपनी मर्जी से गई होती तो कम से कम अपना मोबाइल या जरूरी सामान तो साथ ले जाती। अब अपहरण की आशंका और गहरी हो गई। उधर आदित्य से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उसने बताया कि रात करीब 12 बजे तक दोनों बातें कर रहे थे। उसके बाद उसे अचानक बहुत तेज नींद आने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 6 बज चुके थे। सिया कमरे में नहीं थी। पहले तो पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर में एक हल्की बेहोशी की दवा के निशान मिले। इसका मतलब आदित्य सच बोल रहा था। किसी ने उसे बिना बताए दवा दी थी, लेकिन कैसे? फोरेंसिक टीम ने कमरे में रखे 2 दूध के गिलासों की जांच की। एक गिलास बिल्कुल साफ था। दूसरे गिलास में वही दवा मिली जिसकी वजह से आदित्य पूरी रात बेहोश रहा। अब यह साफ था कि पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को सिया के घर से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मेरी शादी आदित्य से हुई तो शायद मैं जिंदा वापस ना लौटूं। डायरी पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिर सिया को अपनी शादी से पहले किस खतरे का अंदेशा था? और अगर उसे सब पता था तो उसने शादी करने के लिए हां क्यों की? इंस्पेक्टर कबीर को अब यकीन हो चुका था कि इस कहानी की शुरुआत शादी से नहीं, बल्कि कई महीने पहले रची गई एक खतरनाक साजिश से हुई। इंस्पेक्टर कबीर ने सिया की डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के पन्नों में उसके सपने, परिवार और शादी की तैयारियों का जिक्र था, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। सिया ने लिखा था कि पिछले 3 महीनों से कोई अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसने कई बार अपने मोबाइल में उस व्यक्ति की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह भीड़ में गायब हो जाता। एक दिन उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर यह शादी हुई तो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सिया ने उस मैसेज को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ऐसे ही कई मैसेज अगले कुछ हफ्तों तक आते रहे। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। अगर मैंने सच बता दिया तो मेरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच साइबर टीम ने उस अनजान नंबर की जांच की। नंबर फर्जी दस्तावेज पर लिया गया था, लेकिन उससे एक बार एक होटल में ऑनलाइन पेमेंट की गई थी। वह होटल उसी शहर के बाहरी इलाके में था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। होटल के रजिस्टर में नकली नाम दर्ज था, लेकिन रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने एक बात याद रखी थी। उसने बताया कि वह आदमी हमेशा चेहरे पर कैप और मास्क लगाए रहता था, लेकिन उसके बाएं हाथ की कलाई पर सांप के आकार का बड़ा टैटू बना हुआ था। इंस्पेक्टर कबीर ने यह जानकारी अपनी टीम को दे दी। उसी शाम फोरेंसिक टीम ने कमरे से मिले जूते के निशान की रिपोर्ट भेजी। जूते का निशान एक महंगे विदेशी ब्रांड का था, जो भारत में बहुत कम लोगों के पास था। पुलिस ने शहर के दुकानदारों से जानकारी जुटानी शुरू की। 3 दुकानों की जांच के बाद पता चला कि पिछले 6 महीनों में उसी मॉडल के जूते सिर्फ 4 लोगों ने खरीदे थे। उन 4 नामों में एक नाम देखकर इंस्पेक्टर कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। वह नाम था रोहित खन्ना। रोहित सिया का पूर्व मंगेतर। करीब 1 साल पहले दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन किसी कारण से रिश्ता टूट गया था। जब पुलिस रोहित के घर पहुंची तो वह वहां मौजूद नहीं था। उसका मोबाइल भी बंद था।
लेकिन उसके कमरे की तलाशी के दौरान एक अलमारी से शादी का निमंत्रण कार्ड मिला। कार्ड पर आदित्य और सिया की शादी की तारीख लाल स्याही से घेर कर लिखी गई थी। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस शादी की रात सब बदल जाएगा। अब शक सीधा रोहित पर जा चुका था, लेकिन तभी साइबर टीम का फोन आया। उन्होंने बताया कि हत्या वाली रात जिस नंबर से सिया को धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे, वह नंबर रोहित के मोबाइल से कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यानी कोई ऐसा व्यक्ति था जो जानबूझकर सारे सबूत रोहित की तरफ मोड़ रहा था। और असली अपराधी अब भी परछाइयों में छिपा बैठा इंस्पेक्टर कबीर ने रोहित की तलाश के लिए कई टीमें बना दी। लगभग 12 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली कि रोहित शहर से बाहर एक छोटे से लॉज में छिपा हुआ है। पुलिस ने उसे बिना किसी हंगामे के हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। रोहित का चेहरा थका हुआ था। उसने कबूल किया कि सिया से उसकी सगाई हुई थी, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। जब इंस्पेक्टर कबीर ने शादी का कार्ड उसके सामने रखा तो वह कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर बोला, हां, यह कार्ड मेरे पास था, लेकिन मैं शादी रोकना चाहता था, किसी की जान नहीं लेना चाहता था। रोहित ने बताया कि शादी से 2 दिन पहले सिया ने उसे एक गुप्त मुलाकात के लिए बुलाया था। उस मुलाकात में सिया ने कहा था, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो पुलिस को यह पेन ड्राइव दे देना। रोहित ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकालकर मेज पर रख दी। उसने डर के कारण अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। साइबर टीम ने पेन ड्राइव खोली। उसमें सिया द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो था। वीडियो में सिया बेहद घबराई हुई दिखाई दे रही थी। वह कैमरे की तरफ देखते हुए कह रही थी, अगर यह वीडियो पुलिस तक पहुंचा है तो इसका मतलब मैं मुसीबत में हूं। मेरी शादी किसी मजबूरी में हो रही है। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। जिसने मुझे धमकी दी है वह मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। उसने कहा है कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो मेरे माता पिता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वीडियो यहीं खत्म हो गया। अब यह साफ हो गया कि सिया शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में कर रही थी। लेकिन वह आदमी कौन था जो पूरे परिवार को धमका रहा था? इसी बीच फोरेंसिक टीम ने एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट भेजी। दीवार पर जो खून से लिखा गया था, सच छिप नहीं सकता। वह लिखावट सिया की नहीं थी। वह लिखावट एक पुरुष की थी और खून भी उसी व्यक्ति का था। यानी जिसने दीवार पर यह संदेश लिखा वह खुद घायल था। इंस्पेक्टर कबीर ने पूरे कमरे की दोबारा तलाशी ली। इस बार उनकी नजर पलंग के नीचे फंसे एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। कपड़े पर होटल का लोगो बना हुआ था। यह किसी मेहमान के कपड़े का हिस्सा नहीं था, बल्कि होटल के स्टाफ की यूनिफॉर्म का हिस्सा था। अब पहली बार शक होटल के अंदर काम करने वाले किसी व्यक्ति पर गया। पुलिस ने होटल के सभी कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड और उपस्थिति रजिस्टर की जांच शुरू की। तभी पता चला कि शादी वाली रात के अगले दिन एक कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़कर बिना किसी को बताए गायब हो गया था। उसका नाम था मनीष। लेकिन उसकी असली पहचान सामने आते ही इंस्पेक्टर कबीर हैरान रह गए। मनीष का असली नाम कुछ और था और उसका संबंध सीधे उस पुराने आपराधिक गिरोह से था जिसके खिलाफ कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज थे। अब इंस्पेक्टर कबीर को यकीन हो गया था, सिया का गायब होना कोई साधारण अपहरण नहीं था। यह एक ऐसी साजिश थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और जिसका सच सामने आने पर कई बड़े नाम बेनकाब होने वाले थे। इंस्पेक्टर कबीर ने मनीष की पूरी जानकारी निकलवाई। उसके आधार कार्ड, पते और नौकरी से जुड़े सभी दस्तावेज फर्जी निकले। उसने होटल में सिर्फ 4 महीने पहले नौकरी ज्वाइन की थी और उसी दौरान आदित्य और सिया की शादी की पूरी जानकारी उसके पास पहुंच गई थी। अब यह साफ था कि वह किसी योजना के तहत होटल में भर्ती हुआ था। पुलिस ने मनीष के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की। उसका फोन शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक पुराने गोदाम के पास आखिरी बार चालू हुआ था। रात होते ही इंस्पेक्टर कबीर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। गोदाम बाहर से सुनसान दिखाई दे रहा था। अंदर धूल जमी हुई थी,
लेकिन फर्श पर ताजा पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। टीम उन निशानों का पीछा करते हुए एक बंद कमरे तक पहुंची। दरवाजा खोला गया। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर रस्सियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटे पहले तक किसी को वहां बांधकर रखा गया था। पास ही एक बोतल मिली जिस पर सिया के उंगलियों के निशान थे। मतलब सिया कुछ समय पहले तक यहीं थी, लेकिन अब वह फिर गायब हो चुकी थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी को कमरे के कोने में पड़ा एक छोटा सा मोबाइल फोन मिला। फोन टूटा हुआ था, लेकिन उसकी मेमोरी सुरक्षित थी। साइबर टीम ने फोन चालू किया। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में सिया की डरी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वह कह रही थी, तुम लोग बच नहीं पाओगे, पुलिस तुम तक जरूर पहुंचेगी। तभी किसी आदमी की आवाज आई। पुलिस को जितना जानना था उतना ही पता चला है। असली सच अगर बाहर आ गया तो बहुत बड़े लोग जेल पहुंच जाएंगे। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। इंस्पेक्टर कबीर ने आवाज को कई बार सुना। उन्हें लगा कि उन्होंने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कहां। उसी समय साइबर टीम ने मनीष के बैंक खाते की रिपोर्ट भेजी। पिछले 6 महीनों में उसके खाते में हर महीने बड़ी रकम जमा हुई थी। रकम भेजने वाली कंपनी का नाम देखकर इंस्पेक्टर कबीर की आंखें ठहर गईं। वह कंपनी आदित्य के परिवार की ही एक सहयोगी कंपनी थी। कबीर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इस पूरी साजिश का कोई सिरा आदित्य के परिवार से भी जुड़ा हुआ था? उन्होंने बिना किसी को बताए आदित्य के पिता महेश शर्मा की पुरानी फाइलें निकलवाईं। फाइलों में एक पुराना मामला दर्ज था। करीब 15 साल पहले महेश शर्मा के बिजनेस पार्टनर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। मामला सबूतों के अभाव में बंद हो गया था, लेकिन मृतक का नाम पढ़ते ही इंस्पेक्टर कबीर के हाथ रुक गए। वह व्यक्ति मनीष का सगा पिता था। अब पहली बार इस पूरे मामले का मकसद सामने आने लगा। यह सिर्फ अपहरण या हत्या का मामला नहीं था। यह 15 साल पुरानी दुश्मनी का बदला था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर मनीष बदला लेना चाहता था तो सिया को गायब करने की क्या वजह थी? और दीवार पर खून से लिखा गया वह संदेश सच छिप नहीं सकता असल में किस सच की ओर इशारा कर रहा था? इंस्पेक्टर कबीर ने 15 साल पुराने केस की पूरी फाइल दोबारा खुलवाई। उस समय पुलिस ने इसे एक सड़क दुर्घटना मानकर बंद कर दिया था, लेकिन पुराने गवाहों के बयान पढ़ने पर कई ऐसी बातें सामने आईं जिन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया था। महेश शर्मा के बिजनेस पार्टनर राघव वर्मा की मौत से ठीक एक दिन पहले दोनों के बीच करोड़ों रुपये की साझेदारी को लेकर विवाद हुआ था। राघव की मौत के बाद पूरी कंपनी महेश शर्मा के नाम हो गई थी। यही राघव मनीष का पिता था। अब इंस्पेक्टर कबीर को समझ आने लगा कि मनीष बदला लेना चाहता था, लेकिन सिया का इससे क्या संबंध था? उसी समय रिया, जो इस केस की नहीं बल्कि साइबर टीम की अधिकारी थी, ने एक नई रिपोर्ट इंस्पेक्टर कबीर को सौंपी। रिपोर्ट में पता चला कि शादी से लगभग 1 महीने पहले सिया ने कई बार पुराने सरकारी रिकॉर्ड देखने की कोशिश की थी। कबीर ने सिया के कॉलेज की एक सहेली से पूछताछ की। उसने बताया, सिया को कुछ पुराने दस्तावेज मिले थे। वह बार बार कहती थी कि आदित्य के परिवार के बारे में एक ऐसा सच है जिसे सबने छिपा रखा है, लेकिन उसने कभी पूरा सच नहीं बताया। इसी दौरान पुलिस को मनीष का एक गुप्त ठिकाना मिला। वहां से कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक डायरी बरामद हुई। डायरी राघव वर्मा की थी। उसमें लिखा था कि उसे अपनी जान का खतरा है। अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके पीछे व्यापारिक दुश्मनी हो सकती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरी मौत की वजह बनेगा। इंस्पेक्टर कबीर अब समझ चुके थे कि मनीष अपने पिता की मौत का बदला लेने निकला था, लेकिन उसने सिया को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह उसे जिंदा इसलिए ले गया था क्योंकि सिया भी उसी सच तक पहुंच चुकी थी। सिया इस पूरे मामले की गवाह बन चुकी थी। अगर वह पुलिस तक पहुंच जाती तो 15 साल पुराना मामला दोबारा खुल सकता था। इसी बीच एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी
कि मनीष अगले दिन रात को शहर छोड़ने वाला है। इंस्पेक्टर कबीर ने पूरी टीम के साथ जाल बिछाया। रात करीब 10:30 बजे एक पुरानी सफेद वैन सुनसान सड़क पर दिखाई दी। पुलिस ने वैन को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा खुला। अंदर सिया बैठी थी। वह डरी हुई थी लेकिन पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके हाथ खुले हुए थे। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। मनीष ने बिना भागने की कोशिश किए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने शांत आवाज में कहा, मैंने सिया को इसलिए जिंदा रखा क्योंकि वह निर्दोष है। मेरा निशाना वह कभी नहीं थी। मैं सिर्फ चाहता था कि 15 साल पहले जो सच दबा दिया गया था वह दुनिया के सामने आए। सिया ने भी पुलिस के सामने यही बयान दिया कि मनीष ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे बाहर किसी से संपर्क नहीं करने दिया। अब इंस्पेक्टर कबीर के सामने सबसे बड़ा सवाल था। सिया के बयान के बाद इंस्पेक्टर कबीर को एक बात बार बार परेशान कर रही थी। अगर मनीष ने सिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो फिर सुहागरात के कमरे की दीवार पर खून से वह संदेश किसने लिखा था, और वह खून आखिर किसका था? इंस्पेक्टर कबीर ने मनीष का डीएनए टेस्ट करवाया। कुछ घंटों बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही कबीर की आंखें ठहर गईं। दीवार पर लिखा गया खून मनीष का ही था। पूछताछ के दौरान मनीष ने पहली बार पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा, मैं सिया को मारना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ उसे वहां से निकालना चाहता था ताकि वह अदालत में गवाही दे सके। मुझे पता था कि अगर वह उसी रात शर्मा परिवार के साथ रहती तो शायद अगली सुबह वह जिंदा ना मिलती। इंस्पेक्टर कबीर ने तुरंत पूछा, फिर दीवार पर खून से लिखा संदेश क्यों लिखा? मनीष ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मुझे पुलिस का ध्यान पुराने सच की तरफ ले जाना था। अगर मैं सिर्फ सिया को लेकर चला जाता तो सब लोग मुझे अपहरणकर्ता समझते। इसलिए मैंने अपना हाथ ब्लेड से काटा और दीवार पर लिखा। सच छिप नहीं सकता। मैं चाहता था कि पुलिस इस मामले को साधारण गुमशुदगी समझकर बंद न कर दे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल बचा था। क्या सचमुच महेश शर्मा ने 15 साल पहले अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करवाई थी? पुलिस ने पुराने केस की दोबारा जांच शुरू की। पुराने बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान एक एक करके सामने आने लगे। करीब एक हफ्ते बाद एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर सामने आया। उसने बताया कि 15 साल पहले उसने अपनी आंखों से राघव वर्मा की कार का पीछा करती एक काली SUV देखी थी। उस समय वह डर के कारण सामने नहीं आया था। उसके बयान के बाद पुलिस को एक पुराना गोदाम मिला जहां वर्षों से बंद पड़े दस्तावेज रखे थे। वहीं से एक पुरानी हार्ड डिस्क बरामद हुई। हार्ड डिस्क में कंपनी की मीटिंग की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। रिकॉर्डिंग में महेश शर्मा और राघव वर्मा के बीच करोड़ों रुपए के गबन को लेकर तीखी बहस हो रही थी। महेश गुस्से में कह रहा था, अगर यह बात बाहर गई तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। यह हत्या का सीधा सबूत नहीं था, लेकिन पुराने केस को दोबारा खोलने के लिए पर्याप्त था। महेश शर्मा को हिरासत में लिया गया। कई दिनों की पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि उसने राघव की हत्या नहीं की थी, लेकिन दुर्घटना के बाद सबूत छिपाए थे ताकि सच्चाई कभी सामने ना आए। इसी वजह से एक निर्दोष मौत का मामला हमेशा के लिए दब गया। अदालत ने महेश शर्मा को सबूत मिटाने, पुलिस को गुमराह करने और न्याय में बाधा डालने का दोषी माना। मनीष पर सिया के अपहरण का मामला चला, लेकिन अदालत ने यह भी माना कि उसने सिया को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसका उद्देश्य हत्या नहीं था। उसे उसके अपराध के अनुसार सजा सुनाई गई। सिया सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आई। कई महीनों बाद इंस्पेक्टर कबीर उसी होटल के सामने खड़े थे। उन्होंने उस कमरे की ओर देखा जहां से यह पूरा रहस्य शुरू हुआ था। एक बंद कमरा, खून से लिखा एक संदेश और एक ऐसा सच जो 15 साल तक दफन रहा, लेकिन आखिरकार कानून की अदालत तक पहुंच ही गया। कहानी समाप्त।